औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा आवाज स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर है? क्या आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर हैं? डन। कल के लेक्चर से इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। कल के लेक्चर से कोई सवाल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ चीज समझ ना आई हो? यार असल में कैमरा इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि उसको ऐड करने से ना मेरा नेट डाउन हो जाता है। अदरवाइज कैमरा मेरे सामने है, रियल है। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो कैमरा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है मगर मैंने खुद उसको पर्पसफुली बंद किया हुआ है। तो नौशेरवान भाई कौन आराम है? तो पर्पसली मैंने बंद किया हुआ था सिर्फ इस कोशिश में कि नेट हमारा डाउन ना हो जाए, क्योंकि बारिशें चल रही थी और आपको पता है पाकिस्तान के हालात, दो बूंद पड़ती हैं और बिजली भी चली जाती है और नेट भी स्लो हो जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो रादर देन कि हम वॉइस से भी जाते हैं, सही है। तो वो इसलिए, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी तो हम किसी भी टाइम उसको ऑन कर सकते हैं। ले जी, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कल हम लोगों ने सीखा था कि इंटरनल कंट्रोल क्या है और बहुत सारी बेसिक बातें की थी। आज हम वो 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि मिलके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला, एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट होना चाहिए। एंटिटी के पास एक अपना रिस्क असेसमेंट का प्रॉपर सिस्टम मौजूद होना चाहिए। एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करे। इंटरनल कंट्रोल सही से डिजाइन हुए हों और डेवलप हुए हों। असल में अभी तक जो आप इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ते आए हैं वो ये वाली बात है। हम आज बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की, और फिर जब आप लोगों ने कंट्रोल्स लगा लिए तो उसको सही से मॉनिटर करना भी जरूरी है। ये सारी बातें स्टैंडर्ड में कहाँ पे है? अगर मैं बेस स्टैंडर्ड की बात करूं तो आइजा 315 इस एरिया को डील करते हैं, कंट्रोल्स के एरिया को। मगर आइजा 315 जब आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं तो ये ऐसी कोई बात वहां पे नहीं करता। इसने उसको अलग करके चैप्टर 5 के अंदर डाल दिया कंट्रोल्स में। अदरवाइज ये सारी डिबेट आइजा 315 के अंदर हुई है। तो 5 एलिमेंट्स में से हम 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट्स को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, और एट द एंड मैं आपसे कहूंगा यार उसको क्रैक करिए। तो ये चैप्टर है ही क्रैमिंग बेस्ड और आपने उसको क्रैम ही करना है अच्छे से। सबसे पहला, कंट्रोल एनवायरनमेंट। इट इज जस्ट लाइक दो फैमिलीज हो और एक फैमिली में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती हो बच्चों की, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हो,
और दूसरी फैमिली जिसमें बच्चों को आजाद किया जाए, एक मशरकी और एक मगरबी फैमिली। तो मुझे बताइए, अच्छे कंट्रोल्स मशरकी फैमिली में एक्सपेक्ट करेंगे या मगरबी फैमिली में एक्सपेक्ट करेंगे, जिसमें बच्चे तमीजदार हो, जिसमें बच्चे बड़ों की इज्जत करना जानते हैं? तो मशरकी। तो एंटिटी का भी यही हिसाब है, एंटिटी का भी यही हिसाब है। एंटिटी कहती है कि अगर तुम इतने अच्छे कंट्रोल्स नहीं भी लगा सकते तो अपने अंदर का इन्वायरमेंट एटलीस्ट उतना अच्छा कर लो कि लोग इंटेग्रिटी वाले पैदा हो। यानी कि जो शख्स तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करे उसको ऐसी फील दो कि भाई यहाँ तो सिर्फ सच ही बोला जाता है। अपने कस्टमर्स के साथ हुस्न सलूक रखो, अपने सप्लायर्स के साथ हुस्न सलूक रखो, खुद इतने कॉम्पिटेंट हो जाओ कि तुम हर काम आसानी से कर सको। अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लो जिसमें तुम एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करो। अपनी पॉलिसीज प्योर एथिक्स के बैकग्राउंड के ऊपर बना लो, तमाम एथिकल प्रैक्टिसेस करो, वो लोग रखो जो कि कॉम्पिटेंट हैं, जिनको काम करना आता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लो जहां पे मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाए, जहां पे लोगों को धुतकारा ना जाए, जहां पे अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो उसकी वो जरूरत पूरी की जाए, जहां पे करप्शन ना हो, जहां पे जहां पे एक जनरल एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई हम नेक लोग हैं और हमने नेक काम करना है। हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हो, हर एक को उतनी अथॉरिटी दी गई हो जितनी वो संभाल सकता हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मौजूद हो, एक बंदे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, लोग दयानतदारी से काम करें, लोग ईमानदारी से काम करें। जब तक आपकी आवाम अच्छी नहीं होगी, जब तक आपके लोग अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, आप कितने मर्जी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगा लें, वो लोग अगर चोरी करने का नियत से आए हैं तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो हमने इंसानों को बदलना है और इंसानों को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। यानी कि टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले ये शो करे, टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले ये शो करे कि भाई वो लोग आपके साथ है, वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े हैं। एम्प्लॉय के घर में शादी है, एम्प्लॉय को लोन दे दिया, इससे पहले कि एम्प्लॉय को लोन ना दे और एम्प्लॉय चोरी करे, एम्प्लॉय को लोन दे दे। आपको नजर आ रहा है कि एक एम्प्लॉय लेट आ रहा है, पूछने में पता चला कि उसका घर बहुत दूर है और वो बसों में आता है, आपने उसके नाम एक बाइक कर दी। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज की मोटिवेशन डेवलप होती है और वो कंपनी के मुफाद के लिए अब काम करना शुरू कर देते हैं। उनको ये आइडिया हो जाता है कि कंपनी में उनका सर्वाइवल पॉसिबल है, कंपनी के वो कुछ लगते हैं, कंपनी उनको अहम दर्जा देती है, तभी वो लोग कंपनी के लिए फिर जी जान से मेहनत करते हैं। उनको मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन में शामिल किया जाए, इवन दो कि उनकी बात को बेशक इम्प्लीमेंट ना किया जाए बट उनकी बात सुनी जरूर जाए। मैनेजमेंट अपना स्टाइल बदल ले, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करे, जो फील्ड स्टाफ है उससे बातचीत करे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस में शामिल होते हैं। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे उस एंटिटी को बदलना है, उसके हालात को बदलना है, लोगों को बदलना है और एक जनरल एटीट्यूड क्रिएट करना है कि भाई हम लोग तो नेक, मुत्तकी, परहेजगार, ईमानदार, पीटीआई वाले लोग हैं, यहाँ पे कोई नून लीग का बंदा शामिल नहीं। तो जहां पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा वहां पे अच्छे कंट्रोल्स पनप सकते हैं, नरिश कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो ये पीटीआई और नून लीग वाली बात समझ आएगी जी। पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इसमें शामिल है, मुझे पता चला बाहर वीगो खड़ी हुई है। तो यहां तक ये बात समझ आई, इसको एक दफा रीड करना, कंट्रोल इन्वायरमेंट एक दफा रीड करना जल्दी से, मुश्किल बात नहीं है।
जितना ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट उतना ज्यादा अच्छे कंट्रोल्स की डेवलपमेंट, जितना ज्यादा ट्रस्ट उतनी ज्यादा मोटिवेशन, जितने ज्यादा रिवॉर्ड उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। ठीक शो। मैनेजमेंट की फिलॉसफी, मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है, मैनेजमेंट का रवैया, मैनेजमेंट की सोच, वो है ना, सोच बदलो मुल्क बदलो, तब्दीली लाओ। तो पहले सोच बदलनी है, काम करने का अंदाज बदलना है, अपने अंदर से वो तलखी निकालनी है, रिजिडनेस निकालनी है, सख्ती निकाल के ज्यादा कोऑपरेटिव बनना है। तभी आप अच्छे एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी एचआर है ना, वो फिर किसी और जगह में जाके किसी और के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स की अपने अंदर बहुत वैल्यू है। ये कंट्रोल सिस्टम का एक एलिमेंट है। एक अच्छा कंट्रोल लगाने के लिए सबसे पहले मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हो गया, आगे चले। नेक्स्ट, ले जनाब, आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट सेट कर लिया, मैंने आपकी बात मान ली, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है। क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी से तमाम रिस्क खत्म हो गए? एक अच्छा एनवायरनमेंट लगाने से, बनाने से क्या रिस्क का एलिमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है? नहीं, रिस्क हमेशा मौजूद होता है, रिस्क हमेशा मौजूद होता है। तो कम नो डाउट कंपनी ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट लगा दिया है, रिस्क होगा बट कम होगा। तो जितना रिस्क है उसको मुझे, जी एग्जैक्टली जितना रिस्क है, अब उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है और मैनेज करना है। ये तीन लफ्ज लिखे हुए हैं, आइडेंटिफाई, असेस, मैनेज। क्या आपको अपने कोर्स के अंदर कोई और टॉपिक से इसकी मुशाबियत नजर आ रही है? इसके अंदर भी तीन बातें थी और कुछ ऐसी ही थी, आइडेंटिफाई, असेस और मैनेज। आइडेंटिफाई इज कि ये रिस्क है, असेस करना कि कितना हाई है, और मैनेज कि मैं उसको कैसे सही कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसा टॉपिक ज़हन में आ रहा है जिसके अंदर हमने ये तीन बातें पहले पढ़ रखी हूँ? अगर मैं आपसे कहूँ थ्रेट, इवैल्यूएशन और सेफगार्ड, तो आप मेरी बात को माइंड तो नहीं करेंगे? रिस्क को आइडेंटिफाई कर लो, फिर देखो कि रिस्क कितना स्ट्रांग है और मैं उस रिस्क को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। इट इज एज इक्वल एज कि थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लो, थ्रेट की सिग्निफिकेंस पे बात कर लो, और फिर देखो कि उस थ्रेट को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो कंपनी एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट लगाने के बाद एक डिपार्टमेंट क्रिएट करती है जिसका नाम होता है रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट, RAD, रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ रिस्क कंट्रोल भी बोलते हैं।
इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये इंटरनल ऑडिटर्स के साथ मिलके डिफरेंट पोटेंशियल रिस्क ढूंढता रहता है पूरी इन्वायरमेंट में से, असेस करता रहता है कि कौन कैसे किस तरह काम कर रहा है, असेस करता रहता है कि क्या कंपनी तमाम प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है, या किसी सिस्टम के अंदर कोई लूप होल तो नहीं है, और अगर है तो कितना हैवी है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसको रैंकिंग देते हैं कि ये बहुत हाई है, ये लो है। इसका ना एक डैशबोर्ड मेंटेन किया होता है कंपनी ने, जिस पर 3 लाइट्स होती हैं, एक रेड लाइट, एक येलो लाइट, एक ग्रीन लाइट। रेड इज हाई रिस्की, येलो इज मॉडरेट, ग्रीन इज कंट्रोलेबल, मैनेजेबल। और ये रिस्क क्यों आ सकता है? जब कंपनी की मैनेजमेंट बदल जाए, कंपनी में नए लोग आ जाए, कंपनी एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चली जाए, तब चीजें संभाली नहीं जा रही होती हैं और चांस निकल आता है फ्रॉड वगैरह करने का। कंपनी नई टेक्नोलॉजीज को ले आए, मर्जर कर ले, एक्विजिशंस कर ले, नई पॉलिसीज को अपना ले, अपना पूरा सिस्टम रिवैम्प कर ले। अगर मैं आपको याद करवाऊं तो आपने एक दफा इसी तरह की लिस्ट एक जगह पे और भी पढ़ी थी। वो कहां पे पढ़ी थी? रैकरिंग के अंदर। रैकरिंग के अंदर तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज कि अगर तो कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस डेवलप हो रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि रिस्क हो सकता है, और उस रिस्क को कवर करने के लिए हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो कि हर वक्त एक्टिव हो, वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा हो, असेस कर रहा हो और मैनेज कर रहा हो। ये पॉइंट भी पढ़ना है, इसमें भी कोई मुश्किल बात अब बताने वाली नहीं रह गई। इसको भी रीड कर, और जब आप रीड कर ले तो मुझे बता दें। रिवैम्प्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि आपने ज्यादा आईटी को एनहांस कर दिया। पहले आप लोग एक्सेल पे काम करते थे और अब आप लोग एक्सेल की बजाय एक ईआरपी सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो गए। जी बिलाल, क्लियर? कोई और सवाल रखते हो मेरे लिए? ओके, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी हम लोग बात कर रहे थे। आप में से कितने बच्चे बीएमबीएस पढ़ के आए हैं? ये ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इटसेल्फ। अच्छा, आप में से कितने बच्चे बीएमबीएस पढ़ने वाले हैं या बीएमबीएस पढ़ के आए हैं? तो वहां पे एक चैप्टर आपको मिला होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम का, याद है किसी को? बस ये उसी की समरी है जो कि 5 बातों में की गई है। एंटिटी अपनी ट्रांजैक्शंस को किस तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड कर रही है, कंपनी अकाउंट्स कैसे बना रही है, कंपनी किस तरह डाटा इनपुट करती है, किस तरह डाटा एक्सट्रैक्शन के बाद बाहर निकलता है, कौन कौन सी फिगर्स किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है, कंपनी के प्रिंसिपल ट्रांजैक्शंस क्या क्या है, क्या कोडिंग है, कैसे है। ये 5 बातें पढ़ लें, मेरा नहीं ख्याल कि आफ्टर दिस रीडिंग कोई सवाल आपके माइंड में होगा, बट स्टिल कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। कंपनी पहले एक्सेल पे काम करती है, उसके बाद ओरेकल पे शिफ्ट हो जाती है, एसएपी पे शिफ्ट हो जाती है, तो उसने अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बदल लिया।
ICAP ने एक दफा 10 नंबर के लिए 5 एलिमेंट्स पूछे थे क्रमिंग, फिर ICAP ने इंडिविजुअली भी इनको 2 नंबर 3 नंबर के लिए पूछा है। यहां से सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा। हाँ, चैप्टर 5 और 6 को मिला के वो केस स्टडी बनाता है। तो रिकमेंडेड ये है कि 5 के पास्ट पेपर्स करने से पहले आपने 6 की वीडियोस देखी हो और उसके बाद दोनों के पास्ट पेपर्स कंबाइन किए जाए। बात समझ आ गई? यार अगर मैं खड़ा होकर क्लास पढ़ाऊं तो क्या आपको मैं नजर आऊंगा? चेक करें, क्या मैं आपको नजर आ रहा हूं? नहीं आ रहा ना? बस अफसोस, मैंने कहा था कैमरे की जिद लगा ली। आज आज मैं आपको बहुत सारी फिर इस तरह की चीजें दिखाने वाला हूँ जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित होंगी। जी, ये 5 बातें पढ़ लें और मुझे बताइए कोई सवाल अगर है किसी का। बुलेट 4, 1 2 3 4 अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स used to support the figures appearing in the financial statements। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लोग बनाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उससे पहले आप ट्रांजैक्शंस करते हो, उससे पहले आप डाटा इनपुट करते हो, आप लिखते हो डेप्रिसिएशन 20 रुपीज की है, तो वो 20 रुपीज की डेप्रिसिएशन माइनस हो के आपको नजर आ रही होगी एसेट्स के अंदर से, नेट हो गया आपको शो हो रहा होगा। जिस तरह आप नॉर्मल सवाल सॉल्व करते हो, वर्किंग्स अलग करते हो और मेन प्रेजेंटेशन अलग करते हो, तो वो जो वर्किंग से फिगर निकल के मेन प्रेजेंटेशन में आती है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने वर्किंग में बनाए हैं, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिगर्स लिखने में, वो जो वर्किंग्स है वो आपकी सही होनी चाहिए। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिर फिगर आपकी खराब ही आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बेस खराब है, आपकी वर्किंग खराब है। तो वर्किंग को अच्छा रखने के लिए एक अच्छा सिस्टम मुझे चाहिए। लगेगा .5 भी आ गया। प्रोसेसेस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शायद की मुराद है वो तमाम चीजें जो कि पूरे साल में हो रही होती है। फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स की परचेजिंग, सेल्स, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिफरेंट खर्चे। तो चैप्टर 6 में जब आप जाएंगे ना, तो आप इन तमाम सिस्टम से वाकिफ हो जाएंगे। तो बेसिकली वो जो तमाम प्रोसेसेस है, ये उसकी बात कर रहा है जो कि इस्तेमाल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। अगर आपने बैंक से लोन लेना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या शो होगा? लोन पेएबल और इंटरेस्ट एक्सपेंस। मगर जो उसके बैक एंड पे तमाम प्रोसेसेस हैं, आप गए, आपने कोवेनेंट्स देखे, डिफरेंट बैंक से डिफरेंट रेट्स लिए, जो रेट सस्ता था उसके ऊपर आपने फैसला किया, लोन की अमाउंट क्या थी, कितने दिन में अप्रूवल मिली, किस किस के साइन हुए, लोन क्या करना था, लोन कब लिया, कैसे लिया, वो सारी कहानियां सपोर्ट करती हैं उस फिगर को जो कि आप सिर्फ लोन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से लेकर आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये 5 बात एक दफा दोबारा से पढ़ लें और फिर हम चौथे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। डन? चलो आगे, या अभी रीड कर रहे हैं?
चौथा है कंट्रोल एक्टिविटीज, यानी कि अभी तक जिसको आप इंटरनल कंट्रोल समझते आए थे वो ये पॉइंट है। अभी तक आप बचपन से लेके बड़े होने तक जिसको इंटरनल कंट्रोल समझते थे वो ये कंट्रोल एक्टिविटीज कहलाती है। अच्छा, कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो कि आपके एरर को डिटेक्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि करेक्ट करके दे देते हैं, ठीक करके दे देते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ कंट्रोल्स लेकर आऊंगा और आपने मुझे बताना है कि इनमें से प्रिवेंटिव कौन सा है, डिटेक्टिव कौन सा है और करेक्टिव कौन सा है। तो आप लोग क्या तैयार हैं मेरे सवालों के लिए? सवाल पूछूं? चलो, मुझे बताइए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ये कौन सा कंट्रोल है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव या करेक्टिव? आपने इनिशियल्स लिख देने हैं, PDSE, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रिवेंटिव कंट्रोल है, बेहतरीन हो गया। ये हमें प्रिवेंट करता है कि चोरी ना हो सके। कैमरा, कैमरा कैमरा डिटेक्टिव कंट्रोल है। कैमरा डिटेक्ट करके देता है कि चोरी किसने की थी। ये डिटेक्टिव के साथ साथ प्रिवेंटिव भी है। पता, कैमरा लगा हो तो लोगों की हिम्मत टूट जाती है। तो एक कंट्रोल दो कैटेगरीज के अंदर आ सकता है, आपने परेशान नहीं होना। पासवर्ड्स, पासवर्ड्स पासवर्ड प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव है? प्रिवेंटिव है। सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रिवेंटिव है। अच्छा, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या सिर्फ करेक्ट करती है? नहीं, प्रिवेंट नहीं करती, डिटेक्ट करती है और फिर करेक्ट करती है। अच्छा, बैकअप्स, बैकअप फाइलिंग, डिफरेंट कॉपीज बना देना, ये क्या है? प्रिवेंटिव भी है और करेक्टिव भी है। आपने एग्रीमेंट किया है किसी IT कंपनी के साथ कि आके उसका सॉफ्टवेयर साल के बाद चेक करना है, ये क्या कहलाएगा? ये करेक्टिव है। करेक्टिव, प्रिवेंटिव भी है और करेक्टिव भी है। अच्छा, ये जो ऑडिट होता है ये क्या है? ये प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है या करेक्टिव है? ऑडिट, ऑडिट 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 ये शुरू में डिटेक्टिव है मगर बाद में प्रिवेंटिव की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शुरू में डिटेक्टिव है मगर बाद में प्रिवेंटिव की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नहीं, करेक्टिव नहीं। IT कॉन्टैक्ट्स जो है वो डिटेक्टिव भी हो सकते हैं। एक कंट्रोल दो जगह पे क्लासिफाई हो सकता है और तो तीनों जगह पे क्लासिफाई हो सकता है, मगर उसके लिए फिर लॉजिकल रीजनिंग जरूरी है। मैंने कब मना किया कि वो नहीं है, मगर आप लॉजिकल रीजनिंग दें और साबित कर दें। मैंने तो मना नहीं किया। जी जी, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल, कोई मसला नहीं। अच्छा, क्या एक बंदे के हाथ में मैं पूरा कंट्रोल दे दूं या उसको डिवाइड कर दूं तीन मुख्तलिफ लोगों के पास? अगर एक बंदे के पास कैश आ रहा है, एक बंदे के पास फिजिकल कैश आ रहा है, क्या उसी की जिम्मेदारी लगा दूं कि कैश की कस्टडी के साथ साथ वो कैश में खर्चे भी करे और खुद ही से ऑथराइज कर ले खर्चे, या उसको सेग्रीगेट करना चाहिए? सेग्रीगेट करना चाहिए ना। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, खुल जा समझे, ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का। इसको हम कहते हैं कार, कस्टडी
ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग। तो ये तीनों के लिए 3 अलग अलग बंदे होने चाहिए। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जो बंदा एसेट्स की कस्टडी में है वो बंदा उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ना करे, और वही बंदा ऑथराइज ना करे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन कर लो। तो जब 3 बंदे होंगे तो एरर का चांस, फ्रॉड का चांस कम हो जाएगा, अनटिल और अनलेस के वो तीनों आपस में मिलके कोल्यूजन करते हैं। अगर वो कोल्यूजन करने आपस में मिल जाए तो फिर हैवी मसला आ सकता है। अच्छा जी, फिर कुछ कंट्रोल्स होते हैं फिजिकल, यानी कि ताला लगा देना। नहीं जनाब, कार को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कार इज कस्टडी ऑफ एसेट्स, ऑथराइजेशन और रिकॉर्डिंग। हर बंदे के पास तीनों राइट्स नहीं होने चाहिए। अगर मेरे पास कैश की कस्टडी है तो मैं उस कैश को सिर्फ अपने पास हिफाजत में रख रहा हूं, मैं उसको खर्च नहीं सकता। अगर मेरे पास खर्चने की पावर है तो मेरे पास ऑथराइजेशन की पावर नहीं होनी चाहिए। और अगर मेरे पास तीनों पावर है, इसका मतलब है कि मैं कैश को किसी भी काम के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई मेरे से पूछने वाला नहीं। तो अगर आपने एरर को कम करना है, फ्रॉड को कम करना है, तो ये 3 एरियाज के लिए 3 अलग अलग बंदे हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ओके। फिर कुछ फिजिकल कंट्रोल्स होते हैं, यानी कि जो आपको चोरी से रोकते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड एक फिजिकल कंट्रोल है, कैमरा एक फिजिकल कंट्रोल है, लॉक लगा देना सेफ को, ये फिजिकल कंट्रोल है। तो फिजिकल सिक्योरिटी भी की जाती है एसेट्स की, ताकि अनऑथराइज्ड यूज से बचा जा सके, चोरी से बचा जा सके। फिर अगर आपके कंपनी के अंदर आईटी इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर के अपने कुछ कंट्रोल्स होते हैं 2 तरह के। एक जनरल कंट्रोल है और एक एप्लीकेशन कंट्रोल है। ये हमारा कल का टारगेट है, इसको हम लोग कल स्टडी करेंगे। और फिर ईयर एंड के ऊपर आपको चाहिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, बजटेड परफॉर्मेंस के साथ, डिफरेंट फोरकास्टिंग के साथ, पिछले साल के साथ, और कंपेयर करें कि आपकी इस दफा की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या बुरी हुई है। मगर जब आप अपनी परफॉर्मेंस बना रहे हैं तो कौन सा थ्रेड आ सकता है, जरा बताइए, कौन सा थ्रेड इसके अंदर आ सकता है? अपनी ही परफॉर्मेंस को सेल्फ रिव्यू आ सकता है। तो उसको कवर अप करने के लिए कोशिश करें कि आप सुपरविजन के अंदर काम करें, आप किसी की सुपरविजन के अंदर काम करें। ये बातें आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये चीज मैंने आपसे सवालों में पूछ ली थी, तो ये हम कवर कर चुके हैं। जब आपने कंट्रोल्स लगा ली, तब आपने कंट्रोल्स को मॉनिटर भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस कंट्रोल्स लगा दी और थक के बैठ गए, नहीं। मैनेजमेंट को हमेशा अपने कंट्रोल्स मॉनिटर करने चाहिए, रिव्यू करने चाहिए, ताकि कल को कोई भी मसला आए तो सही तरीके से उसको ठीक किया जा सके, सही तरीके से उसको ठीक किया जा सके। दे शुड बी अप्लाइड प्रॉपरली। और मॉनिटरिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जरा मुझे बता सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? हमने पहले पढ़ रखा, ऐसा बंदा जो कि चीजों को मॉनिटर करता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और इसके अंदर आपका इंटरनल ऑडिटर। ये बना नहीं रहा, ये मॉनिटर कर रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी है तो लाएं, पूछें, डिस्कस करें। कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो मुझे बताइए।
यहाँ तक कोई मसला परेशानी? सर आपके साथ कोई और भी क्लास ले रहे हैं? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मेरे साथ वाले रूम में क्लास रोल हो रही है, आपको उसकी आवाज तो नहीं आ रही? हाँ, वो मेरे साथ एसीसी की क्लास हो रही है। अच्छा अच्छा, सही सही। नहीं वो हालांकि क्लोज रूम है, शीशे लगे हुए हैं, मगर स्टिल आवाज ट्रेवल कर रही है। ठीक है जी। यार एक काम करें, जल्दी से जरा ये पैरा तो पढ़ें। वो ये बस बताना चाह रहा है कि अगर आपको एग्जाम में कोई सिनेरियो आ जाए तो आपने किस तरीके से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, ये जरा पॉइंट्स को रीड करें। वीकनेस इन परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग से क्या मुराद है? देखें, जो जो परफॉर्मेंसेस कंपनी को मौसूल हो रही हैं, जो कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने में हेल्प कर रही है, अगेन वही बात कि परचेजेस अकाउंट्स के अंदर कब आएंगी? जब परचेज हुई होगी। और अगर एक परचेज हो रही है और उस परचेजिंग प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया गया, और वो प्रोसेस कहाँ पे गिवन है? चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो अगर उस प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया गया, इट मींस कि कंट्रोल को ब्रीच किया गया, या वो कंट्रोल सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता था। स्पेसिफिक कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स जो कि स्पेसिफिकली अप्लाई किए गए हैं, और जनरल कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स जो कि जनरली अप्लाई किए गए हैं। वाह, क्या डेफिनेशन, जनरल की और स्पेसिफिक की। 2 and 6 lack of checks and controls तकरीबन सेम, तकरीबन सेम। तो अगर आपको एग्जाम में कोई सवाल आ जाए कंट्रोल्स और कहा जाए कि कंट्रोल्स की वीकनेसेस बताएं, तो ये वाले पॉइंट्स आपके जहन में दौड़ने चाहिए, और इसको देखते हुए आपने उसका आंसर ड्राफ्ट करना है। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, तो हमने एक एरिया के कंट्रोल्स और उसके वीकनेस और रिलेटेड रिस्क कवर की है, जरा वो एरिया बता सकते हैं कौन सा? एक सेकंड बिलाल, एक सेकंड। वो एरिया कौन सा है? ना, नो। हमने एक टॉपिक के अंदर उस एरिया के कंट्रोल्स देखे थे। नो, नो। मैं एरिया 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 से कोई हिंट नहीं आ रहा आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक एरिया है, हमने बकायदा उसके कंट्रोल्स देखे थे, कंट्रोल में वीकनेस देखी थी, उस वीकनेस से रिलेटेड रिस्क भी देखे थे। इन्वेंट आयजा 500, कौन सा था? 501 या 505? 501, 501, 501। चैप्टर याद है? चैप्टर याद है? चैप्टर 9। चैप्टर 9 में जब हम लोगों ने इन्वेंट्री काउंटिंग देखी थी, तो उसी के एंड के ऊपर हम लोगों ने इन्वेंट्री के कंट्रोल्स और उसकी बाकी चीजें देखी थी कि क्या क्या आइडियल कंट्रोल्स होने चाहिए, अगर ये आइडियल कंट्रोल्स मौजूद नहीं है तो क्या क्या कंट्रोल वीकनेसेस आ सकती हैं, जिसकी वजह से क्या रिस्क डेवलप हो सकता है। तो बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब एक ऑडिटर क्लाइंट पे जाता है और वो जाके देखता है कि कंट्रोल्स कैसे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, क्या खूबियां हैं, क्या उसमें मसले मसाइल हैं, तो वो उनकी रिकॉर्डिंग किस तरह से करता है, वो उनकी रिकॉर्डिंग किस तरह से करता है। बेसिकली उसके पास 3 तरीके होते हैं उस सिस्टम को अपने पास रिकॉर्ड करने के लिए, उस सिस्टम की एक प्रॉपर
अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए उसके पास 3 अलग तरीके होते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं? नंबर 1 कि वो नोट्स बनाए, नैरेटिव नोट्स बनाए। नैरेटिव नोट्स क्या है कि वो एक रजिस्टर लेकर जाए क्लाइंट के पास और क्लाइंट से कहे कि सर आप शुरू हो जाएं और मैं आपकी हर बात को वर्ड बाय वर्ड लिखता चला जाऊंगा। ठीक। फिर एक तरीका है कि वो थोड़ा सा जदीद हो जाए और क्वेश्चनेयर्स बना ले। क्या बना ले? क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर्स के अंदर ये है कि उसके पास कुछ सेट हो क्वेश्चंस के और वो सवाल उनसे पूछता जाए और पूछने के बाद अपने पास यस या नो लिखता जाए और फिर जो कंट्रोल्स मौजूद हैं उनको फर्दर इवैल्यूएट करें और जो मौजूद नहीं है वो मैनेजमेंट लेटर के अंदर लिख के चला जाए। फिर एक तरीका है सबसे आसान, वो है फ्लो चार्ट्स, जिसमें वो क्या करता है, वो डायग्राम की शक्ल में कंट्रोल्स को रिकॉर्ड करता है। तो ये 3 तरीके हैं कंट्रोल्स की रिकॉर्डिंग के। लंबे लंबे नोट्स बना ले, क्वेश्चंस बना ले, बल्कि क्वेश्चन बनाए ना, पहले से लिख कर लेकर आए और आके उनसे यस या नो पूछ ले और जहां जहां पे जो जो यस है उस यस को फिर इवेल्युएट करने के लिए कुछ और बातें पूछ ले। और फ्लो चार्ट्स इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो इसको पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा और आपको ये बातें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। पहले बात करते हैं नैरेटिव नोट्स के ऊपर। नैरेटिव नोट्स, ये चीज आपने भी कॉलेज लाइफ में की है कि जब आप कोई लेक्चर लेते हैं तो आप उसको अपने रजिस्टर में साथ साथ लिख रहे होते हैं, उसको एक रिटन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेकर आ रहे होते हैं। रिटन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे होते हैं कि जो जो चीजें टीचर ने आपको पढ़ाई है वो आपने साथ साथ नोट डाउन कर ली। मुझे बताइए सेशन एंड के ऊपर क्या आपका रजिस्टर छोटा होता है या लेंथी हो जाता है? लेंथी हो जाता है, बल्कि बहुत लेंथी हो जाता है। तो नैरेटिव नोट्स का एक फीचर कह लें या ड्रॉबैक कह लें कि ये लेंथी ज्यादा है। अच्छा, ये ज्यादा टाइम टेकिंग है या कम टाइम टेकिंग है? ये ज्यादा टाइम टेकिंग है, मोर टाइम कंजम्पशन। अगर मुझे इसको बाद में अमेंड करना है, इसको अपडेट करना है, तो क्या मुझे पूरी लाइन पूरा पैराग्राफ काट के वो पैराग्राफ दोबारा से लिखना पड़ेगा या मैं एग्जिस्टिंग पैरा में कुछ चीजें ऐड लेस कर सकता हूँ? क्या इसकी अपडेशन में टाइम लगेगा? तो अपडेशन मोर लेंथी। अच्छा, क्या ये लिखी हुई चीज हर एक के लिए इक्वली वैलिड होगी? क्या उसको लिखी हुई चीज समझ आ जाएगी? अगर बाद में मैं किसी और को पढ़ने के लिए दूं तो क्या उसको मेरे लिखे हुए से कंट्रोल्स समझ आ जाएंगे कि इस कंपनी में क्या क्या काम कैसे कैसे हो रहे हैं? जैसे आप अपना रजिस्टर किसी दोस्त को देते हैं तैयारी करने के लिए, तो जो आपने लिखा हुआ है वो आपका दोस्त आपकी गंदी सी हैंडराइटिंग पहचान लेता है। ऐसे ही है ना? ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि जो चीज आपने लिखी है वो अगले बंदे को समझ आ जाएगी, इवन दो कि वो उस सिस्टम में शामिल नहीं, क्योंकि आपने उसको सिंपल इंग्लिश में लिखा है या उसमें सिंपल आपने लैंग्वेज यूज की है, तो दूसरे बंदे को ये चीज समझ आ सकती है। कभी कभी नहीं भी आती, कभी कभी आप जिस तरह से लिखते हैं, जो जार्गन्स यूज करते हैं, जो वर्डिंग्स यूज करते हैं, वो इतने क्लियर नहीं होते। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी वर्डिंग, अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे सिंपल का वर्ड यूज किया था। खैर, आपकी जो वर्डिंग है, अगर तो वो वर्डिंग इजीली अंडरस्टैंडेबल है तब तो कोई मसला नहीं, बट अगर वो इतनी आसानी से समझ नहीं आती, आपने क्लियरली नहीं लिखा हुआ, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करने में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। कब? जब ये नॉट क्लियर है, जब ये नॉट क्लियर है, क्योंकि उस रजिस्टर के ऊपर आपको पता है कि आपने क्या चीज किस अंदाज से लिखी, शायद दूसरे बंदे को वो अंदाज समझने में टाइम लगे, बट जब आपने उसको बहुत सिंपल बना दिया है तो फिर उसके लिए समझना आसान। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप अकाउंटिंग के या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के कोई रजिस्टर बनाते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि मैं उसको एक ही प्लेस में, यानी कि एक ही बड़े रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन कर लूं, ताकि मुझे रिवाइज करने में ये ना परेशानी हो कि ये किसी और जगह पे लिखा हुआ है, कि किसी और जगह पे लिखा हुआ है। तो कोशिश आप करते हैं कि उसको एक ही प्लेस के अंदर चीजों को स्टोर कर लें, ऐसा ही है। तो इसका एक फायदा ये है कि ये सिंगल स्टोरेज है, चीजें बिखरती नहीं है, रिकॉर्ड्स डिस्टर्ब नहीं होते, सिंगल स्टोरेज, सिंगल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आप सही कह रहे हैं, आज के टाइम में वर्ड आ गया है, मगर अनफॉर्चुनेटली टाइपिंग स्पीड बच्चों की बहुत स्लो। टाइपिंग स्पीड बेटा, टाइपिंग स्पीड। आप क्लाइंट के पास जाएं, बल्कि क्लाइंट के पास भी ना जाएं, आप 200 वर्ड्स का ऐसे मुझे लिख के बता दें, कितना टाइम आपको लगेगा उस 200 वर्ड को टाइप करने में, जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं होती। रिटन एज कंपेयर टू टाइपिंग, रिटन फास्टर, but typing is something which is not known to every CAF student. हाँ, आर्टिकल्स के अंदर आपको उसकी स्पीड डेवलप हो जाती है, बट वो भी बार बार उसके ऊपर मेहनत करने के बाद। तो नैरेटिव नोट्स हमें समझ आए। अच्छा, अगर मैं फ्लो चार्ट्स की बात करूं, मैं कहता हूं फ्लो चार्ट्स, यहां पे मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि अगर आपके पास पुरानी किताब है, 8वां एडिशन है या उससे पुराना एडिशन है, तो वहां पे फ्लो चार्ट्स के अंदर बहुत सी डिटेल्स आ रही होंगी, कुछ सिंबल्स आ रहे होंगे, उन सिंबल्स का यूज आ रहा होगा। अब वो आपके कोर्स में नहीं है। फ्लो चार्ट उसने बहुत छोटा कर दिया। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है कि आप सारी काउंटिंग को नोट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। आप सारे प्रोसेसेस को, सारे सिस्टम्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, क्या फ्लो चार्ट्स को अमेंड करना आसान है या मुश्किल है? इसको अमेंड करना आसान है, इजी टू अमेंड। आपने रजिस्टर पकड़ा, उस रजिस्टर में 10 सफों के ऊपर परचेज का प्रोसेस फैला हुआ है, एज कंपेयर टू एक फ्लो चार्ट जिसमें वो सारी बातें ग्राफिकल वे में प्रेजेंट हो रही हैं। मुझे बताइए,
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब करेंगे तो 10 पेजेस को समझने के बाद आपको एक जगह पे परचेज समझ आ रहा है, एक जगह पे आपको एक पेज पूरा सिस्टम नजर आ रहा है, ज्यादा इम्पैक्ट किसका आएगा, फ्लो चार्ट का या लिखे हुए नोट्स का? फ्लो चार्ट का, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए क्या मुझे एक्सपर्टीज की जरूरत है, या फ्लो चार्ट अगर मुझे बनाना तो क्या मुझे एक अच्छे फ्लो चार्ट बनाने वाले से राब्ता करना पड़ेगा, क्या मुझे एक अच्छा सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा जिसमें अच्छे फ्लो चार्ट्स मैं बना सकूं, तो स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो स्किल्ड रिसोर्स। क्या ये स्किल्ड रिसोर्स लिखने के लिए मुझे नैरेटिव नोट्स की तरफ जाना पड़ेगा, या क्या ये स्किल्ड रिसोर्स मुझे नोट्स बनाने के लिए चाहिए? नहीं, नॉर्मली विजुअल का इस्तेमाल किया जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल। तो अगेन सॉफ्टवेयर तो है ना, स्किल तो चाहिए, ठीक है। ये दोनों बातें आपको क्लियर है। अब ऐसा करते हैं कि दोनों बातें किताब से पढ़ लेते हैं, ये पढ़े और मुझे बताइए क्या ये वही बातें जो अभी तक हमने की? जी वही बातें सारी। अच्छा, तो अब ये पढ़ लें फ्लो चार्ट्स। इसको रीड करें। अब कोई टेबल नहीं है, अब सिर्फ यही है। आपके पास एडिशन पुराना है, वो 9th नहीं, वो 8th। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि पहले हुआ करता था, अब नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आए जरा क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्वेश्चन
ये क्या है, इसमें ऑडिटर जाता है क्लाइंट के पास, और वो अपने साथ एक परफॉर्मा लेकर जाता है, यानी कि उसके पास कुछ प्री डिजाइन्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो सवाल यहाँ पे लिखे होते हैं और आगे ऑप्शन होती है यस या नो, कि वो कंट्रोल्स मौजूद हैं या नहीं है। सवाल पूछा जाएगा, वो यस या नो में आंसर करते जाएंगे। क्या ये ज्यादा टाइम टेकिंग है या ये कम टाइम टेकिंग है? इज इट मोर टाइम टेकिंग और लेस टाइम टेकिंग? ये बहुत कम टाइम टेकिंग है। क्या मुझे ये पता चल रहा है कि कंट्रोल्स मौजूद हैं, या मुझे ये भी पता चल रहा है कि कंट्रोल्स कितना स्ट्रांग है? क्या मुझे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज हो रहा है इस वर्किंग से? ठीक है। ये जो सवाल है, क्या ये सिंपल होने चाहिए या मुश्किल होने चाहिए सवाल? क्या ये सवाल सिंपल होने चाहिए या मुश्किल होने चाहिए? ठीक है जी। आईसीक्यू में जो सवाल है वो मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अगर वो मुझे कह दे जी सर कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, यस, अगर वो मुझे यस कह दें, तो इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस से मैं इतना कह दूं कि हाँ यार कंपनी एक स्ट्रेंथ वाला कंट्रोल लगा के बैठी है, और अगर नो, इसका मतलब है कि वीकनेस है। तो नो मींस वीकनेस, यस मींस स्ट्रेंथ। मगर मुझे उस स्ट्रेंथ को बाद में इवेल्युएट भी करना। ये वही बात होगी कि कैमरे मौजूद हैं, कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, कंट्रोल्स का स्ट्रेंथ हो सकता है जब तक मैं इवेल्युएट नहीं करूंगा। और अगर कंट्रोल्स है ही नहीं, सिरे से कैमरे ही नहीं है, तो मैं क्या कहता हूं, कंट्रोल्स बहुत वीक है। तो मुझे यस या नो में आंसर लेना है इस चीज का, और यस या नो में आंसर लेके मुझे पूरी डायनामिक समझ आ जाती है कि कंपनी किस तरह से ऑपरेट कर रही है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास होते हैं जिसके ऊपर मैं यस या नो में आंसर दे रहा होता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुझे हर ऑडिट पे दोबारा से क्वेश्चन लेके जाना चाहिए, या जो पिछली दफा नो थे सिर्फ वही बातें मैं रिकन्फर्म कर लूं कि अगले साल वो नो वाली बातें यस में कन्वर्ट हो गई हैं या नहीं? क्या मैं नया बनाऊं, नए सारे सवाल बनाऊं, या मैं पिछले को उठा के साथ लेके जाऊं और जो जो वहां पे नो लिखा हुआ था उसको जाके चेक कर लूं कि क्या वो नो यस में बदला है या नहीं? जी, इसमें दो राय है। पहली राय ये है कि आप बिल्कुल ही नया बना लें, बट जब आप नया बनाते हैं तो क्लाइंट एतराज करता है, उसके पास टाइम कम होता है। वो कहता है यार तुम्हें पता तो है हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हें पता तो है हमारे पास बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, तुम्हें पता है कि हम लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर रख के बैठे हुए हैं, तो ये सवाल क्यों कर रहे हो? मुझसे वो सवाल करो ना जो तुम्हें एम्बिग्विटीज है। तो अगर तो क्लाइंट अच्छा है, शरीफ है, आपकी बात मानता है, तो आप नया बना के ले जाएं। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि इससे आप टाइम जाया कर रहे होते हैं। तो नो को तो उसने लाजमी चेक करना है कि क्या वो नो अब यस में कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए। और जो लास्ट टाइम यस थे, एक रिस्क ये आ सकता है कि लास्ट टाइम तो थे, पता नहीं इस दफा है या नहीं है। तो सैंपल बेसिस के ऊपर लास्ट टाइम जो यस हुए हुए थे उसको मैं चेक कर सकता हूँ। मेरी बात समझ आई? नो को तो मैंने लाजमी चेक करना है, ये तो मेक श्योर, ये तो कंफर्म है। मगर जो लास्ट टाइम पे मैंने यस पे टिक किया हुआ था, सैंपल बेसिस के ऊपर मैं उठा के चेक कर सकता हूँ कि क्या ये यस अभी भी यस ही है,
क्या ये यस नो तो नहीं हो गया? और जहां पे जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं यस या नो की फॉर्म में साथ साथ अपडेट करता जाऊंगा। ये बात सबको क्लियर है? आईसीक्यू वाली बात। बात समझ आ गई? तो आइए फिर इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। पहले ये सिर्फ और सिर्फ ये बुलेट्स पढ़नी है आपने, ये 6 बुलेट्स, सिर्फ इतना पढ़ना है पहले आपने। पढ़ के बताइएगा कोई मसला आ रहा है। जी क्लियर होगी बातें? ये ज्यादातर ये चेकलिस्ट ही होती है फॉर्मेट के अंदर। अच्छा आखिरी 2 बातें भी पढ़ लें, ये वाली, ये 2 बातें पढ़े जरा, आखिरी वाली, चेकिंग आईसीक्यू। अब एक काम करें, ये बातें देखें, ऊपर वाली, ये वाली बातें बहुत आसान सी हैं, बस समझ एक दफा आ जाए तो ये चीज आसान से याद भी हो जाती है।
अच्छा जी, तो सवाल पॉसिबल है, क्यों नहीं है। स्टाफ का इंटरव्यू जब आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कंट्रोल्स किस हद तक स्ट्रांग लगे हुए हैं। अक्सर स्टाफ ना तंग आया होता है मैनेजमेंट से, तो वो मैनेजमेंट की अंदर वाली बातें भी आपको बता देता है। अच्छा, आखिरी टॉपिक आज का देख लेते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे। ICEQ, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चन है। ये क्या है इसको देखते हैं। आइडिया बिहाइंड ICEQ ये है कि भाई पहले आपने ICQ किया, आपने पता चला लिया कि कंट्रोल्स हैं या नहीं है। अब आपने उसकी एग्जिस्टेंस के बाद उसको इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? उसको इवैल्यूएट करना है। अगर तो अच्छे कंट्रोल्स हैं, इसका मतलब है कि गुड न्यूज है। और अगर कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं मगर काम नहीं कर रहे, तो कंपनी के लिए क्या है वो? बैड न्यूज। तो ICEQ बेसिकली एक छोटा डॉक्यूमेंट होता है इन कंपैरिजन विद ICQ। क्यों? क्योंकि ICQ के अंदर जो चीजें यस हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को तो इवैल्यूएट करना है। हमने सिर्फ उन्हीं को इवैल्यूएट करना है। नॉर्मली दोनों इस्तेमाल होते हैं। पहले ICQ बनता है, फिर ICEQ बनता है। मगर जब हम ICEQ की बात करते हैं तो इसके लिए प्राइमरीली मुझे ICQ बनाना ही बनाना है। तो अगर मैं खाली ICEQ की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स के पहले ICQ बनेगा, फिर ICEQ बनेगा। और अगर ICQ बन गया और उसको मुझे इवेल्युएट करना, तो मुझे ICEQ भी बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों हैंड बाय हैंड साथ साथ चलते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए भाई। अगेन इसमें कुछ और मजीद इंटरेस्टिंग बात है नहीं बताने वाली, एक दफा पढ़ लें तो आपको गेम समझ आ जाएगी। ये पढ़े, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। कल के लिए हमारे पास एक सिंगल टॉपिक रह जाएगा, वो हम कल तसल्ली से करेंगे इस चैप्टर में से। जी जी, जो रिमेनिंग है वो कल ना, वॉक थ्रू और एप्लीकेशन जनरल कंट्रोल्स कल। इस पे एक दफा पढ़ लें ICEQ। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप मोबाइल यूज करते हैं? क्या आप लोग मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल में क्या आपकी कॉल्स का डाटा मेंटेन होता है? SMS का डाटा मेंटेन होता है? ईमेल्स का डाटा मेंटेन होता है? उस डाटे को क्या कहते हैं? कभी आपने नाम सुना होगा, आपके मोबाइल में लिखा होगा कॉल लॉग, डाटा लॉग, SMS लॉग। इसी तरह कंट्रोल्स के अंदर क्या होता है, एक ऐसी फाइल मेंटेन की जाती है जिसमें तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, और फिर रिकॉर्ड के अंदर क्या चेंज किया जाता है, रिकॉर्ड के अंदर क्या चीज चेंज की जाती है, कौन चेंज कर रहा है, कब चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है, वो सारी ट्रेल मेंटेन होती जाती है। अगर आप अपने दोस्त को कॉल करें आज 10 बजे और कल भी उसको कॉल करें सुबह 9 बजे और फिर नेक्स्ट डे भी उसको कॉल करें सुबह 8 बजे, तो वो सिर्फ आपको एक कॉल नहीं दिखाता, आपको 3 4 4 पूरे वीक की, पूरे मंथ की कॉल्स तक दिखा रहा होता है। पुराने मोबाइल्स में जो बटन वाले होते थे उसमें 3 दिन या 5 दिन का होता था कॉल लॉग, मगर स्मार्टफोन्स के अंदर तो आप साल का कॉल लॉग मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह एक ऐसी फाइल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि तमाम
ट्रेल रिकॉर्ड करे ऑडिट की, कि ऑडिटर ने कौन से कंट्रोल्स को कब चेक किया, ऑडिटर ने क्या किया, कैसे किया, कौन कौन काम करने के लिए आया, किस किस ने सिस्टम को एक्सेस किया, कितनी दफा फेल्ड अटेम्प्ट्स हुई, कौन कौन सी आईडी सिस्टम पे लॉगिन हुई, कौन सी आईडी ने कौन सा वाला काम किया, डाटा को एक्सेस किसने किया, प्रोग्राम में चेंजेस किसने की। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं सिस्टम लॉग की। तो हर सिस्टम के अंदर कुछ लॉग्स मेंटेन हो रहे होते हैं जो कि पूरी हिस्ट्री आपको दिखा रहे हैं, पूरी ट्रेल आपको दिखा रहे हैं कि क्या चीज कैसे शुरू हुई और अभी वो किन हालात में है। इसे हम कहते हैं सिस्टम लॉग। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ आपको किताब में मिलेगा 2 लाइंस का, और उसके नीचे एग्जांपल्स हैं। और आई के आपने ये 3-4 दफा सवाल पूछा है कि सिस्टम लॉग बता दें और उसकी एग्जांपल्स बता दें। तो ये 3 नंबर 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। हमारा अब रह गया है स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स का एक सिंगल पेज, और कल हम लोग वो करके इस चैप्टर को एंड कर देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। तो कल फर्स्ट हाफ में कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिक कंट्रोल्स को पूरा करें और नेक्स्ट हाफ में चैप्टर 7 की जो रेशियोज हैं उनको स्टडी कर लें। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं मजीद बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। सर हाफिज जनाब। सर रिवीजन कब तक स्टार्ट हो जाएगी? 9 अगस्त। ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।